लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए, दो इंतजार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। और कितना है जफर बदनसीब दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिली कुएं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आपको लग रहा है कि आज हम शेर व शायरी करने जा रहे हैं या हम आपका मैट्रिक इंटर की पीटीबी की किताब खोल के बैठे हैं, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। आज की नशिस्त में हम पढ़ने जा रहे हैं जी मुगल्स, और मुगल्स में भी प्राइमरली जो हमने डिस्कस करना है, 2017 के पीएमएस के सवाल आपसे पूछा एग्जामिनर ने कि डिस्कस द मुगल कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, और 2020 में उसने कहा कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुगल इन द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो हम एक ही नशिस्त के अंदर इनके फाइन आर्ट्स के कंट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही आर्किटेक्चर डेवलपमेंट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुगल्स का जो दौर है वो वैसा नहीं है जैसा आपने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा है। मतलब वो इसका एक एंगल हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे, मजमूई तौर पे मुगल्स का दौर सिर्फ ऐशो इशरत पर मबनी नहीं था। उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई, उसमें आर्किटेक्चर आपका डेवलप किया, उसमें ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई, उसमें कोर्ट सिस्टम इतना अच्छा रखा गया, उसमें इतनी हार्मनी थी, पीस था, लोगों के दरमियान मज़ाहिब पे झगड़े नहीं थे। बड़ा ही खूबसूरत दौर था। अलहदा बात है, हमें उसका एक अलग वर्जन पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मुगल्स के हवाले से कैथरीन एशर एक हिस्टोरियन है, वो कहती हैं जी, द मुगल्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन कल्चर ब्रिंगिंग विद देम अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड लिटरेचर। तो हम अगर फाइन आर्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन देखें, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। तो मुगल्स बड़े इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पोइट्री, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर चीज़ को लेकर के ना बड़ा ही इसमें रुग़बत रखते थे। इन्होंने पैट्रनेज दिया इस हवाले से। अगर हम बात करें शोरा कराम को एक रॉयल नोबल के तहत के तौर पे कोर्ट्स में रखा जाता था, उनको बड़ा इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता था, बड़ी तकरीम की जाती थी उनकी। तो मुगल्स ने खुद शायरी भी किया करते थे, खुद पेंटिंग्स भी किया करते थे, लिखे हुए स्क्रिप्ट्स को पेंट करके उसकी पिक्टोरल मैनिफेस्टेशन देने के शौकीन थे। तो मल्टीपल चीज़ें उन्होंने की हुई थी। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या डेवलपमेंट करी है फाइन आर्ट्स के हवाले से। सबसे पहले तो आर्किटेक्चर से बात शुरू करते हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर में हश्त पहलू तामीरात जो हैं वो बाबर के सर जाता है सेहरा, और वो उन्होंने ये सारी चीज़ सेंट्रल एशिया से और प्राइमरीली ईरान से सीखी। फिर जो बिल्डिंग्स बनाई गई उनके ऊपर जो फ्लोरल डिज़ाइनिंग की गई, और ज्योमेट्रिकल शेप्स में की गई। आपका कभी चक्कर लगे ईरान इराक का, तो आप देखिएगा कि एक फ़िरोज़ी और वाइट के कॉम्बिनेशन में तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत खूबसूरत किस्म की वो नक्शो निगार बने होते हैं। तो उसी का कुछ वर्ज़न जो है वो हमारे पास लाया गया। फिर आपने देखा होगा कि जितनी भी सरकारी इमारत होती हैं, ये एक कुरमज़ी रंग, इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सुर्ख़ अनार जैसा एक वो रेडिश सा कलर होता है। उस रंग की इमारतें बनाई गई, सफ़ेद मार्बल लाया गया बाहर से, उसको लगाया गया। हमारे पास ताजमहल है, रेड फोर्ट है, हुमायूँ का मकबरा है, बादशाही मस्जिद है, शाही कला है, अनगिनत बिल्डिंग्स इन लोगों ने तख्लीक की या कंस्ट्रक्ट करवाई। अब वो एक तरफ तो आर्किटेक्चर का शाहकार है। क्यों? कैसे? अ, खुली हवादार बिल्डिंग्स, फिर उसकी इंट्रिकेट डिज़ाइन्स, फिर उसके ऊपर कैलीग्राफी, फिर उसके ऊपर मार्बल का इस्तेमाल, तो एक खूबसूरत शाहकार उन्होंने तख्लीक किए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने ताजमहल को और रेड फोर्ट को तो वो कंसिडर किया है, वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स कंसिडर किया है यूनेस्को ने इन दोनों जगहों को। अच्छा, तो फ्लोरल डिज़ाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ये आए कहाँ से? ये हमने इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक जो ट्रेंड्स हैं उनको अमलगमेट करके उन्होंने बनाया, ठीक है? मज़ीद ये कि इन बिल्डिंग्स में मीनार हुआ करते थे, जैसे मैं पहले हश्त पहलू तामीरात का तज़किरा किया। फिर इनमें मकबरे हुआ करते थे, टॉम्ब्स हुआ करते थे, डोम्स हुआ करती थी, तो एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का आर्किटेक्चर साउथ एशिया में और प्राइमरीली सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया पाकिस्तान में लेके आए, जो कि पहले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था।
अच्छा, आ जाए अगर लिटरेचर की तरफ, तो तज़्के बाबरी, सौने उमरी है बाबर की, कमाल की किताब है। उसमें लिखते हैं कि जी मैंने हमारे पास यहाँ पे हिंदुस्तान में शाम की चहलकदमी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को नहीं पता था। तो मैंने इसके लिए बागात बनवाए, और फिर जब बागात बनाने की बारी आई तो लोग वर ऑफ द व्यू के यहाँ पे बाग का कॉन्सेप्ट लोगों को यही पता था कि जी उसमें ऐसे फल उगा लिए जाएं जो बेचे जा सकते हो, जिनसे पैसा हासिल किया जा सकता हो। तो फिर मैंने इनको बताया कि नहीं, फूल लगने चाहिए बागात में, अनार ईरान से लेकर के आए और इस तरह के उन्होंने बाग तामीर करवाए। फिर कहते हैं यहाँ पे तैराकी को सिर्फ अपनी मुश्किल वक्त में डूबते हुए जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ लोगों को ये नहीं पता था कि तैराकी एक फन है, या तैराकी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, या एक एक्सरसाइज है। तो मैंने फिर तालाब बनवाए तैराकी करने के लिए। अच्छा, ये जितने भी इन्होंने बाग और इस तरह की चीजें कंस्ट्रक्ट की है ना, उसमें इन्होंने जन्नत का कॉन्सेप्ट जहन में रख के, तो फुवारे, तो आबशारें, तो पौधे, तो इस तरह फूल एंड ऑल चीजें कंस्ट्रक्ट की। बाबा ने बाग बनवा लिया। अब एंटर होने लगे हैं बाग में, तो कहते हैं मज़ा नहीं आया, इसकी एंट्रेंस पे कुछ शेर लिखा होना चाहिए। तो फिर सारे शुरा की तरफ से शेर वगैरह पेश किए गए, बाबर को पसंद नहीं आए। और उस वक्त रिसेंटली खुसरो की डेथ हुई हुई थी, अमीर खुसरो की। तो उनका वो बड़ा मशहूर शेर है, अगर फिर दोस्त बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्त व हमी अस्त व हमी अस्त। अगर ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। फिर उन्होंने बाग की एंट्रेंस के ऊपर वो शेर लिखवाया। तो दैट्स हाउ दे वर इनटू अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स, जो कि बाकी यहाँ के लोगों को जिसका अंदाजा ही नहीं था। फिर हुमायूं नामा लिखा गया है जी। अकबर बादशाह ने अपनी फूफी हुमायूं की जो हमशीरा थी गुलबदन बेगम, उनको कहा कि आप मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखें। फिर अकबरनामा है, आईन अकबरी है। अगेन अकबर ने खुद नहीं लिखे, उनके नौरत्ना को हम अलग से एक किस्त में पढ़ेंगे, एक नशिस्त में उनके नौरत्न के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर डिक्शनरी, पारसी परकश डिक्शनरी बनाई गई, और फिर महाभारत का तर्जुमा करवाया अकबर बादशाह ने रजनामा के नाम से। तो इनके टाइम पे ये सारी चीजें हुई थी। फिर देन वी हैव गॉट तज़्के जहांगीरी। अब तज़्के जहांगीरी में उन्होंने उन जानवरों, पौधों, परिंदों, फूलों का तज़किरा किया है जो उन्होंने इंडिया में देखे, उन्होंने लिखा इसके बारे में, लाइक इट्स कॉल्ड बोटानिकल पेंटिंग्स और ड्राइंग्स इसके अंदर तज़्के जहांगीरी में आपको मिलती हैं। फिर कोर्ट इवेंट्स लिखे, मुख्तलिफ वाक़यात जो रुनुमा हो रहे थे उनकी तफासिल लिखी हुई हैं। शाहजहां ने पादशाहनामा उनके हवाले से मशहूर है। अच्छा, दे यूज टू पेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एज वेल। और इल्म, किताब से अजीबो-गरीब सा इश्क रखते थे ये लोग। हुमायूं के बारे में ये भी कहा जाता है कि हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी और उसी की सीढ़ियों से गिर के उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, शायरों को, शुअरा कराम को रॉयल कोर्ट में एज नोबल अपॉइंट किया जाता। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, पीएमएस वाले बच्चों को तो मैं ये एक मशवरा नहीं बल्कि हुक्म की हैसियत से कहूँगी कि मिर्ज़ा गालिब मूवी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, कुछ पार्ट्स के अंदर कोई हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स, वो ज़रूर देखें, वो ज़रूर देखें। और मैंने पहले भी तज़किरा किया था कि वो देख के आपको उर्दू से भी प्यार हो जाएगा और गालिब से भी प्यार हो जाएगा। और दिलचस्प बात ये है कि लास्ट ईयर नहीं, तभी पिछले साल आपके पीएमएस के पेपर में मिर्ज़ा गालिब की जिस गज़ल का हम तज़किरा कर रहे थे, उसी का एक शेर उठा के दे दिया, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है ना? तो वो देखिए, उसमें आपको वो कल्चर नज़र आएगा कि किस तरह बादशाह के दरबार के अंदर जो है वो शुरा कराम को इनवाइट किया जाता है, वहाँ पे मुशायरे रखे जाते हैं, वहाँ पे इल्मियत भी बहस होती है, तो एक बड़ा खूबसूरत सा कल्चर था। और फिर वैसे मैंने जहाँ से इस लेक्चर का आगाज़ किया है, बहादुर शाह ज़फ़र रंगून जलावतन थे, और वहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी गज़ल कही, तो वो खुद शायरी भी किया करते थे, जो आपके मुग़ल शुरा थे, मुग़ल बादशाह थे, वो शायरी भी किया करते थे। फिर जनाब म्यूज़िक और डांस, बड़ा शग़फ़ रखते थे म्यूज़िक और डांस के हवाले से। और इस हवाले से बाबर लिखते हैं कि यहाँ के लोगों को ना शराब नोशी की तमीज़ नहीं थी, कि उंडेल ली ढेर सारी और पड़े हुए हैं, पसीने की बदबूएँ आ रही हैं इनसे, और गड़-गड़ वो वाला माहौल। भई मैंने इनको बताया, मैंने इनको सिखाया कि अगर आपके हाथ में जाम हो तो पीछे जो है वो एक तबला साज़ बैठ के मौसीकी बजा रहा हो, एक शख़्स, एक गायक बैठ के ग़ज़ल गा रहा हो, रक़ासा जो है वो परफ़ॉर्म कर रही हो, और ऐसे माहौल में आप बैठ के तो he basically educated people on the etiquettes to
ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ही ये म्यूजिक एंड आर्ट एंड डांस से आप देख लें कि इन लोगों को कितनी शदीद मोहब्बत हुआ करती थी। कथक डांस इन्हीं के दौर की पैदावार है। फिर हम जब नौरत्न को पढ़ेंगे तो उसमें हम तानसेन को तफसील से पढ़ेंगे, बट मल्टीपल डिफरेंट राग ओरिजिनेट किए गए। इससे पहले जो मौसीकी थी वो सिर्फ भजन की फॉर्म में थी, ठीक है, सिर्फ मजहबी चीज़ों को सुर लगा के गाया शाया जाता था। मुगल्स ने क्या किया, गज़लों को फिर रागों में लपेट के, तो क्या ही उन्होंने चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। धरपत राग है आपका, राग मियाँ की मल्हार है, सारंग है, जयजयवंती तो आप सुने, इतना सूदिंग राग है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। मतलब आप जयजयवंती लगा लें कानों में और फिर आप सो जाएं, आप भूल जाएं, आप है ही नहीं उस दुनिया के। तो सच अमेजिंग राग्स। फिर ठुमरी, ठुमरी का करूँ सजनी आए न बालम, ठुमरी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले ये मुगल्स थे हमारे पास। अच्छा जी, फिर इन्होंने एक पेंटिंग गैलरी बनाई हुई थी जिसका नाम था तस्वीर खाना। अब उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स को पेंट किया जाता था। अकबर खुद भी पेंटिंग किया करते थे इस हवाले से। ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये पर्शियन बहजाद स्कूल ऑफ आर्ट के पेंटिंग के पेंटर्स थे, जिनको इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया और अपॉइंट किया अपने पास रॉयल कोर्ट के अंदर। दास्तान अमीर हमजा 1400 सफ़ों पर, और 1400 सफ़ों पर पेंटिंग हुई हुई है जो 14 साल के अंदर कंप्लीट हुई है। तो फिर उसको एग्जिबिट किया गया इस तस्वीर खाने में। तो लाइक इन पेंटिंग्स में क्या था, ये जो दो मैंने नाम लिए हैं, ख्वाजा साहब का और आपके सैयद अली साहब का, इन्होंने ना यूरोपियन टेक्निक्स जो थी आपकी पर्सपेक्टिव और शेडिंग की, वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो हमारी पेंटिंग्स में क्या है कि नेचर भी डिपिक्ट की जाती है, इंसान भी बनाए गए हैं, फिर उसमें जो है वो फूल पौधे इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। तो पूरी पूरी स्टोरीज जो है वो नरेट की गई हैं पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है। थीम्स अगर हम देखें तो इसमें मिथोलॉजी भी है, इसमें रिलीजन भी है, इसमें कल्चर भी है, इसमें नेचर भी है, इसमें कोर्ट लाइफ भी है, बादशाह बैठा हुआ है, आगे दरबारी बैठे, वो सारा पेंट किया है, वो खूबसूरत चीज़ें उन्होंने बनाई है। अच्छा जी, मुगल्स ने ना बड़ी शानदार कैलीग्राफी डेवलप की, खताती जिसको कहते हैं। अब इस खताती की खास बात क्या थी कि खताती हुई हुई है दरमियान में, और उसकी साइड्स पे, अल्लाह आपका भला करे, इंट्रिकेट डिजाइन हैं, उसकी साइड्स पे फूल पत्ते हो सकते हैं, उसकी साइड्स पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो सकते हैं। तो खताती भी ये लोग बहुत शौक से किया करते थे। अरेबिक आयात को, पर्शियन शायरी को खताती की फॉर्म में लिखा करते थे। अब खताती के जी दो स्टाइल्स हैं, एक है आपका नस्तालीक और दूसरा है आपका शिकस्ता। शिकस्ता मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज शिकस्ता, जो कि हाथ से लिखा जाता है, टूटी फूटी राइटिंग होती है। ये शिकस्ता में लिखते थे, खते शिकस्ता में लिखा करते थे बादशाह जो है, और फिर उसको भेजा जाता था फारसी रस्मुल खत में नस्तालीक करवा के, तो प्यारी सी कैलीग्राफी बना के लगाई जाती थी। और उस जमाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो कैलीग्राफी में लिखे जाते थे, ठीक है। अच्छा, इनके पास कारपेट्स बुनने का एक बड़ा ही कुछ कल्चर था, और बड़े खूबसूरत वूल और सिल्क को इस्तेमाल करके कारपेट्स बुने जाते थे, और फिर कारपेट के एंड पे वो नॉट नॉट्स टाई करके तो उसको डिजाइनिंग की जाती थी। अर्दाबिल कारपेट बड़ा मशहूर है जी, हाउस्ड है विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में। अच्छा कारपेट था, उठा ले गए गोरे। अच्छा, फिर इन्होंने बड़ी यूनिक टेक्सटाइल और ज्वेलरी डेवलप की। ये जवाहरात पहना करते थे, पत्थर पहना करते थे, किस्में सोने और चांदी के अंदर मुज़य्यन करके इनके ज़ेवरात हुआ करते थे। कमिंग टुवर्ड्स देयर टेक्सटाइल अगर हम देखें, तो उसमें जनाब सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होना, और बड़ी कोई फाइन किस्म के नेचुरल डिज़ाइंस ड्रॉ करके, और एक वो बड़े आलीशान लिबास बनाए जाते थे। अच्छा, फिर इन्होंने ना रिच कुजीन्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बाबर की एक कोई चीज़ मुझे मिस हो रही है। बाबर आपके ये निहारी लेके आने वाले हैं बाहर से, ईरान से। आपका समोसा जो है वो भी ईरान से आया हुआ है। आपको पता है ईरान से उसकी वो है, अल्लाह आपका भला करे, ओरिजिनेट वो ईरान से करता है आपका समोसा। तो फिर स्पाइसेस लेके आए वहां से। तो यहाँ के लोगों को क्या पता था, यहाँ पे लोग प्याज तोड़ के लस्सी के साथ रोटी खा लिया करते थे। तो मसाले लेके आना वहां से, और फिर उनकी एक बकायदा तरीके से उनको पकाया जाना है नॉल। ठीक है जी, हाँ जी। कबाब, पुलाव, बिरयानी, हांडी, ये सारी चीज़ें बादशाह के दस्तरखान से जाया करता किया जाता था, तो उनके लिए नए नए किस्म के अनवाع अक़साम के खाने बनाए जाते थे, और फिर वो खाने रफ्ता रफ्ता मकबूल हुए, और अब आप आज वो आपके कल्चर का हिस्सा है, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली पाकिस्तान, बट इंडिया एज वेल। बाग
पहले मैंने तज़किरा किया, निशात बाग है, शालीमार बाग है, चुबुर्जी है। चुबुर्जी बुर्ज बनाए हुए हैं, आप उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, बाग नीचे चल रहा है। लेकिन अगेन इसमें वही पैराडाइज का कॉन्सेप्ट, और वो जैसे मैंने बाबर का पहले तज़किरा किया कि उन्होंने कहा कि जी शाम की चहलकदमी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो इस पे वॉक करनी चाहिए, बाग बनाने चाहिए। कंक्लूजन ये है कि जी मुगल्स का जो लव फॉर आर्ट एंड कल्चर है, इट डेवलप्ड अ रिच ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन कल्चर इन इंडिया। तो हमने इस नशिस्त में इनका आर्किटेक्चर और इनका आर्ट्स, फाइन आर्ट्स वगैरह चीज़ें डिस्कस की हैं। आपके और सवाल आते हैं, एक दो दफ़ा आया रिपीटेडली, जिसमें एग्जामिनर पूछता है कि पीस और हारमोनी कैसे थी मेडिवल, जो आपके मुगल रूलर्स हैं। तो फिर वहाँ पे हम वन बाय वन डिफरेंट रूलर्स के डिफरेंट जो पॉलिसीज थी उनको डिस्कस करेंगे। आज का सबक यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान, और मेरी फ़ी लाज़मी अदा कर दीजिएगा। बाय।